नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत आज फिर हम कोरोना से करेंगे। और कोरोना का ग्राफ देश में तेजी के साथ बढ़ रहा है और तेजी के साथ बढ़ते ही इस ग्राफ का हम अनुमान करें तो दोस्तों पूरे देश में 47,000 के करीब कोरोना संक्रमित नए 24 घंटा में आए हैं। और इनमें से महाराष्ट्र में अकेले में 30,535 कोरोना संक्रमितों की संख्या पार हो चुकी है। और पंजाब में ये 2669 का आंकड़ा है, दिल्ली में 800 आए और राजस्थान में 476 का आंकड़ा। राजस्थान भी लगातार 400 से ज़्यादा कोरोना संक्रमितों में आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, इस प्रकार से देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ये दूसरी लहर भारत में कहर बरपा रही है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से हम भी ये जो आपको समाचार बोल रहे हैं तभी हम ये उतारते हैं, हम भी बाज़ार में ये मास्क लगा कर रखते हैं और स्टूडियो के अंदर इसकी आवश्यकता नहीं होती दोस्तों। तो इसके लिए एक ठीक है मैसेज देना अनिवार्य है, इसलिए हम भी मास्क जो है साथ रखते हैं। तो आप भी दोस्तों अपना मास्क जो है हमेशा अपने साथ रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिएगा, सैनिटाइजर से हाथ धोते रहिएगा, भीड़ भाड़ इलाकों वाले जगहों में जाने से बचते रहिएगा, क्योंकि इसी में हमारी भलाई और सुरक्षा है दोस्तों। और जब तक हम इस एहतियाती कदमों को अपनाते रहेंगे, इन गाइडलाइनों के अनुसार चलते रहेंगे, हम कोरोना से बचते रहेंगे। क्योंकि लॉकडाउन जैसा दंश भी हमारे देश ने झेला है और दोबारा लॉकडाउन के अंदर ये देश ना चला जाए, इसके लिए दोस्तों हमें और आप सबको ये एहतियाती कदम उठाने होंगे और सतर्कता बरतनी होगी। क्योंकि आज महाराष्ट्र के बहुत से शहरों में लॉकडाउन लग चुका है दोस्तों, मध्य प्रदेश में भी 4-5 शहरों में लॉकडाउन लग चुका है। तो इस प्रकार से लॉकडाउन धीरे धीरे ये नहीं फैल पाए, पूरे देश में लगने की नौबत नहीं आए, इसके लिए हमें आवश्यकता है सुरक्षा अपनाने की। तो दोस्तों, और आंकड़ों का अगर हम चर्चा करें तो एक्टिव केस कितने हैं हमारे देश में? 1,16,00,000 केस वर्तमान में एक्टिव मरीज हैं दोस्तों कोरोना के। और देश भर में तो ये आंकड़ा ज़्यादा का है, 1,16,00,000 का है और स्टेटों में अलग अलग है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम वैक्सीनेशन का भी जिक्र करेंगे दोस्तों। वैक्सीनेशन 4,46,00,000 का आंकड़ा पार कर चुका है। हम 4,46,00,000 लोगों को वैक्सीनेशन किया जा चुका है। तो दोस्तों, इसमें से 3,71,00,000 लोग वो है जिनको पहली डोज लगी है, जबकि 74,78,000 लोग वो है जिनको कोरोना की दोनों डोज लग चुकी है। तो दोनों डोज लगने वालों की संख्या अभी तक हमारे देश में 1 करोड़ भी नहीं पहुंच पाई है। हम कई देशों से इस मामले में पीछे हैं, इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन, ये देश हमसे काफ़ी आगे हैं दोस्तों। तो इसका मतलब कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार हमारे देश में बढ़ाने की आवश्यकता है। ज़रूर इसमें 10 लाख से ज़्यादा रोज़ाना का आंकड़ा बढ़ा है, तो इसके अंदर और ये रफ्तार तेज़ करने की आवश्यकता है भारत सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को। और जिस प्रकार से देश में 5 राज्यों के चुनाव भी हैं और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े और गंभीर राज्यों में तो 8-8 चरणों में चुनाव हो रहे हैं दोस्तों। तो ये 2 मई तक ये सारी प्रक्रियाएं संपन्न होगी। तब तक हमें कोरोना का भी ख्याल रखना है। और कोरोना जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, हमें ये उपचुनाव और इन सारी प्रक्रियाओं को निपटाते हुए भी कोरोना का ख्याल रखना पड़ेगा, कोरोना की गाइडलाइन को मानकर चलना पड़ेगा और कोरोना की वैक्सीनेशन रफ्तार को धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम कोरोना से लड़ पाएंगे। और इसके अलावा अगर हम चर्चा करें दोस्तों कोरोना से जुड़ी कुछ राज्यों की ओर, तो गुजरात की सरकार ने होली सेलिब्रेट पर रोक लगा दी है। तो ये गुजरात सरकार ने ऐसा कदम उठाया है दोस्तों। आने वाली होली है, इसका मतलब आप भी इससे ये समझ सकते हैं कि होली हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में और भीड़ भाड़ के साथ ना मनाएं, होली अपने घरों में ही मनाएं और बढ़िया तरीके से बनाएं, लेकिन भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। तो होली का सेलिब्रेशन आप कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान में भी दोस्तों 8 जिलों में
नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। उन जिलों में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर और सांगवाड़ा और कुशलगढ़ क्षेत्र है दोस्तों। इन 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो अब तक ये नौबत लगभग बहुत से राज्यों में आ चुकी है और मध्य प्रदेश ने तो 3 अपने शहरों में लॉकडाउन तक लगा दिया है दोस्तों। तो अब तक दिल्ली में भी स्थिति धीरे धीरे खराब होती जा रही है दोस्तों। दिल्ली में अब तक कोरोना से 10,956 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है और नए मामले 24 घंटा में कोरोना के दिल्ली में 800 आए हैं। तो इस प्रकार से राजस्थान भी इस रफ्तार में तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। तो हम आपसे यही निवेदन करेंगे। और अगर महाराष्ट्र का जिक्र करें दोस्तों, महाराष्ट्र में जिस प्रकार से 30,535 लोग कोरोना के नए संक्रमित पाए गए हैं मात्र 24 घंटों में और 99 लोगों की मौत हुई है। तो अगर इनके शहरों का हाल देखें तो मात्र 3 शहरों के हाल से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं महाराष्ट्र का कि इन 3 शहरों का हाल किसी भी देश से कम नहीं है, दुनिया के किसी बड़े देश से कम नहीं है। मुंबई में ये 3770 की संख्या में नए संक्रमित पाए हैं मात्र 24 घंटे में और 10 लोगों की मौत हुई है मुंबई में। नागपुर में ये आंकड़ा 3614 है दोस्तों। 3614 नए संक्रमित नागपुर में मिले हैं और 32 लोगों की नागपुर में कोरोना से मौत हुई है। अगर पुणे का ये ग्राफ देखें तो दोस्तों 5204 मामले पुणे में पाए गए हैं और पुणे में 44 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। तो ये हाल महाराष्ट्र का है और अकेले 3 शहरों में ही स्थिति ऐसी है कि पूरे महाराष्ट्र पर भारी पड़ रहे हैं ये 3 शहर। तो दोस्तों इस प्रकार से हम कोरोना से बचाव करें अपना, अपने परिवार का, अपने साथियों का और दूसरों को भी बताएं और दूसरों को भी प्रेरणा दें मास्क लगाने की। और अगर आप दुकानदार हैं तो आप दुकानदारों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप कृपया खुद स्वयं दुकान की गद्दी के ऊपर बैठे तो मास्क लगाकर बैठें और अपने इस प्रकार से ग्राहकों की दूरी को वहाँ निर्धारित और निश्चित कीजिएगा कि आपको ग्राहकों के साथ ज़्यादा नज़दीकियाँ ना हो आपकी। और आप भी एक ग्राहकों के लिए नज़ीर पेश कर सकते हैं कि हमारे दुकानदार भी हैं जो मास्क लगाकर बैठे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो आने वाले आपके पास ग्राहक हैं उनको भी आप मास्क दे भी सकते हैं और मास्क के लिए उनको प्रेरित भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जल्दबाजी में मास्क भूल जाते हैं। ऐसी चीज़ों को आप भूलकर मत गवाइएगा क्योंकि वैक्सीनेशन के कार्य को आप तक पहुंचने में अभी भी महीनों लग सकते हैं, 6 महीने लग सकते हैं, साल भी लग सकता है दोस्तों। हमारा देश बहुत बड़ा है, 140 करोड़ की आबादी वाला देश है और अभी तक मात्र 4.5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। तो दोस्तों इसका मतलब हम जो है अभी इस उम्मीद में ज़रूर है, लेकिन ये उम्मीद हमारी निकट भविष्य में 15-20 दिनों में पूरी हो जाए इसकी कतई गारंटी नहीं है। तो कोरोना से आप बचाव रखें। और दोस्तों इसके अलावा अगर हम चर्चा करें भादरा आसपास की क्षेत्र की तो 24 मार्च को कर्णपुरा गांव में और शहीदों की प्रतिमाओं का अनावरण किया जाएगा दोस्तों। इसमें से भगत सिंह की भी है, राजगुरु की भी है, सुखदेव की भी है। ये बहुत 3 जो नामी शहीद है उनकी प्रतिमाओं का अनावरण किया जाएगा और बहुत बड़ा कार्यक्रम दोस्तों इसको लेकर कर्णपुरा गांव में आयोजित किया जाएगा और बड़ी संख्या में जो है यहाँ अतिथियों का भी जमावड़ा रहेगा और बड़ा समारोह पूर्वक ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर चर्चा करें हम भादरा क्षेत्र की उस चोरी की घटनाओं की तो उसमें क्या तब्दीली आई है, किस प्रकार से उस घटना ने मोड़ लिया है और भादरा कस्बे में उस घटना को लेकर, चोरी की बहुत बड़ी घटना हुई थी, उसको लेकर क्या प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जा रही है। तो बेशक दोस्तों जो लूट की और चोरियों की घटनाएं हो रही है उनमें बेतासा वर्दी भादरा में हुई है। इसको लेकर प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है और रात्रिकालीन गश्त को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो रात्रिकालीन गश्त करते हैं हमारे बहुत से नेपाल के लोग भी हैं जो रात्रिकालीन गश्त मोहल्लों में भी करते हैं, बाज़ार में भी करते हैं, उनको भी बुलाकर थाने में जो है गाइड किया जा सकता है, उनके साथ बैठक की जा सकती है, उनको निर्देश दिए जा सकते हैं किस प्रकार से जो है आप गश्त करते हुए ध्यान रख सकते हैं। तो कुल मिला के
जो कस्बे में चोरियां हुई थी, वो जो एक मोहनलाल सिंधी की दुकान में चोरी हुई थी, वो उस प्रकरण को लेकर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। उसमें हम कुछ फोकस डालना चाहेंगे मामले के ऊपर। नरेश कुमार पुत्र बेगराज सिंधी ने मामला दर्ज कराया दोस्तों कल, और उन्होंने आरोप लगाया कि उनका भाई मोहनलाल सिंधी जो है 1991 से, और मैन बाजार जो गुड़ मंडी के अंदर है जिस दुकान में चोरी हुई थी, वो दुकान कुंती देवी लुहारी वाला की दुकान है ये, और उसको किराए में 1991 में उन्होंने ली है, ऐसा आरोप उन्होंने FIR में लगाया है। और वो जो है शूज व जनरल स्टोर की दुकान उसमें करते थे। और पिछले 5-6 दिनों पहले कुंती देवी लुहारी वाला ने ये दुकानें जो है यहाँ के लोकल कुछ 5-7 लोगों के ग्रुप को बेच दी। उन्होंने इस दुकान को खरीदा है दोस्तों, तो उसकी रजिस्ट्री वगैरह का कार्य हुआ है। तो शनिवार को इस दुकान से पीछे की दीवार को फाड़कर, तोड़कर, ईंटें निकालकर इसमें से सामान चोरी होने की घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे आरोप दुकानदार ने भी लगाए हैं और व्यापारियों ने भी लगाए हैं, और पूरे व्यापारी एकजुट होकर इन दुकानदारों के साथ हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये एक प्रकार से दबाव प्रशासन के ऊपर भी है कि इसका निपटारा किस प्रकार से किया जाए। तो दुकान का संचालक जो है, जिनकी दुकान में चोरी हुई है, मोहनलाल सिंधी, उनका आरोप है दोस्तों कि जिन लोगों ने ये दुकान खरीदी है, 5-7 लोगों ने, उनके नाम भी FIR में दर्ज भी करवाए गए हैं। तो दोस्तों उन पर आरोप लगाया कि वो बार बार आकर मुझे दुकान खाली करने के लिए कह रहे थे। तो जाहिर है दुकान उन्होंने कुंती देवी लुहारी वाला की दुकान थी, उन्होंने उनसे दुकान खरीदी है, रजिस्ट्री करवाई है, तो बाकायदा उसके लिए तो वो आकर बोलेंगे। इसमें कतई कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि जिसने दुकान खरीदी है, जिसने प्रॉपर्टी संपत्ति खरीदी है, वो अगर उसमें कोई पहले का किराएदार है तो उसको जाकर बोलेगा कि ये मैंने ले ली है, और उसको अगर वो री करता है, उसका किरायानामा आगे बढ़ाता है, तो ये उस पर डिपेंड है। और अगर वो उसको नहीं देना चाहता है, किसी और किराएदार को स्थापित करना चाहता है, या वहाँ उसकी मंशा कुछ और है निर्माण करवाने की ओर, तो वो उसकी अपनी एक इच्छा होती है दोस्तों, इसमें कतई कोई संदेह नहीं है। हम इस मामले को लेकर ना किसी प्रकार से व्यापारियों का फेवर कर रहे हैं, और ना किसी प्रकार से वो ग्रुप जो जिन्होंने इन 3 दुकानों को खरीदा है उनका कोई फेवर कर रहे हैं, किसी का फेवर नहीं कर रहे हैं। हम एक निष्पक्ष न्यूज़ के साथ साफ संदेश की तरफ से हम आपसे ये विश्लेषण कर रहे हैं आपके सामने, और ये बात कर रहे हैं दोस्तों। और ऐसी जो चर्चाएं बाजार के अंदर है, उन चर्चाओं को विराम मिले और चीज़ लोगों को समझ में आए कि रियल में ये चीज़ क्या है। तो इस प्रकार से जो दुकानदार था मोहनलाल सिंधी, जिनकी दुकान में चोरी हुई है, जो किराया लेकर रह रहा था दुकान में, तो उसका आरोप है दोस्तों कि पिछले 4-5 दिनों से लगातार वो लोग जिन्होंने दुकान ली है वो आ रहे थे और धमका रहे थे कि जल्दी से दुकान खाली करो। तो ये कोई तरीका नहीं है दोस्तों, दुकान खाली कराने के लिए उससे भी वो अपना परिवार पालता है। और आज से नहीं, 1991 से उन्होंने जब से दुकान ली है तब से अपना परिवार उस दुकान से पाल रहा है दोस्तों। तो एक प्रकार से 2-4-5 दिनों में इतनी बड़ी दुकान को खाली करना जल्दबाजी में संभव नहीं है दोस्तों। इसके लिए मैं कतई जो है इस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ, और अगर उन्होंने इस प्रकार से दबाव बनाया तो ये दबाव बहुत गलत है दोस्तों। इस प्रकार का दबाव उनका जायज़ नहीं है, और पुलिस प्रशासन को इसके लिए दखल देना चाहिए। तो कुल मिला के उसको समय दिया जा सकता है दुकानदार को, महीने का, 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, ये आपसी सामंजस्य की बात है। तो दुकान तो खाली उनको हर हाल में करनी चाहिए, क्योंकि दुकान का मालिक जो है वो अपनी संपत्ति किसी और को बेच चुका है, और वो संपत्ति के पैसे उनसे इसीलिए तो लेगा क्योंकि वो दुकान का कब्जा देगा उनको, वो संपत्ति उनको देगा। अगर वो उनको नहीं मिले तो वो काहे को पैसा देगा दोस्तों। तो इस प्रकार से तो ये एक गलत मैसेज और गलत परंपरा जाएगी। हम इसके लिए कतई दुकानदार के फेवर में नहीं है कि वो दुकान खाली नहीं करे। तो दोस्तों दुकान तो खाली करनी होती है, लेकिन इसके लिए एक सामंजस्य की आवश्यकता है। और ऐसे बहुत से प्रकरण भादरा में होते हैं दोस्तों, दुकान पर जो है एक कब्जा स्थापित हो जाता है, और 30 साल का पहले जिस प्रकार से था, 30 साल से ऊपर का किसी का कब्जा था, तो वो अपनी वो दुकान जो है प्राय हमने देखा है कि वो दुकान उसी की हो जाती थी, और वही उसका एक प्रकार से स्वामी बढ़ जाता था। ठीक है, उसके कागज़ वगैरह तो वो उस प्रकार से नहीं बना पाते थे, लेकिन वो दुकान खाली नहीं करते थे। ऐसे बहुत से अनेकों सैकड़ों प्रकरण हमने
देखे हैं और भादरा में देखे हैं दोस्तों। तो कुल मिला के इस प्रकरण को क्या कहा जाए, ये जो दुकान के पीछे से दीवार फांदकर जो चोरी की घटना हुई है, ये किसने की है? ये अगर उन ग्रुप के लोगों ने की है तो ये बहुत गलत बात है दोस्तों। ये बहुत गलत तरीका है उनका। समाज में बैठकर व्यापारियों के साथ बैठकर व्यापारियों का संगठन बना है, अलग अलग व्यापारों के दर्जनों संगठन बने हैं, संयुक्त व्यापार मंडल का संगठन बना है। व्यापारियों से बैठकर बात की जा सकती थी। इसके अलावा दो दुकानदार और भी थे, उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ और अपने हिसाब से वो दुकानें खाली करके वहाँ से विदा हो लिए। ठीक है, एक दुकान ये भी खाली करने की सोच रहा था दोस्तों। हमने सुना है कि उनकी दुकान से भी बहुत सा सामान जो है उन्होंने खाली कर दिया था, लेकिन कुछ सामान या कुछ काउंटर, बहुत से कुछ आइटम है वो बाकी रह गए थे। लेकिन ऐसे में इस चोरी का होना संदेह को जन्म देता है दोस्तों, और संदेह उसी ग्रुप पर जाता है जिन्होंने ये दुकानें खरीदी है। तो क्यों ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है? क्या वो लोग समाज के हिस्से में नहीं है, समाज के साथ टच में नहीं है, समाज में यहाँ नहीं रहते हैं? तो इस प्रकार की किसी प्रकार की दादागिरी जो है यहाँ नहीं दिखानी चाहिए, और बाजार के अंदर व्यापारियों के बीच इस प्रकार की दादागिरी शोभा भी नहीं देती। तो इस प्रकार से बैठकर सामंजस्य के साथ संभवतः इसमें पुलिस को भी इन्वॉल्व किया जा सकता था, प्रशासन को भी इन्वॉल्व किया जा सकता था, व्यापारियों के साथ बैठकर इस मामले को सुलझाया जा सकता था। तो क्यों इस प्रकार की घटनाएं हुई, ये तफ्तीश का विषय है, पुलिस की जांच का विषय है कि ये चोरी की किसने? क्या उस ग्रुप ने की? क्या उस ग्रुप ने दीवार फांदकर जो है सारा सामान खाली करके अपनी दुकान खाली कर ली? लेकिन घटना तो ये भी हुई है, किसका फ़ोन आया, विधायक का फ़ोन आया या किसी का और का फ़ोन आया या कोई और दबाव आया, पुलिस के नुमाइंदे वहाँ बैठे थे और दुकानदार ने दोबारा उस दीवार जो तोड़ी गई थी उसको मिस्त्रियों को निर्माण करवाया है, उसको दोबारा चिनवाया है। तो ये क्या मैसेज है? क्या जो दुकानदार है वो दोबारा अपनी वो दुकान स्थापित करने जा रहा है, अपना माल वहाँ डालने जा रहा है? ये इसको बैठकर व्यापारियों को और आपस में बैठकर इसका उचित और शानदार समाधान निकालना चाहिए, और जिससे एक अच्छी नज़र भी पेश हो, समाज में, कस्बे में एक बढ़िया मैसेज भी जाए। तो हम साफ संदेश के माध्यम से कस्बा वासियों को, व्यापारियों को, व्यापार मंडलों को और संयुक्त व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारियों को और अलग अलग व्यापार मंडल मिले उनके अध्यक्षों को भी कभी आप बैठकर इस समस्या का समाधान जो है निकालने का प्रयास करें। और उन्होंने भी कोई बहुत बड़ी गलती नहीं की है, किसी ज़मीन संपत्ति को खरीद कर। ऐसा होता है, आप लोग भी खरीदते हैं, सभी खरीदते हैं, और अगर हम भी किसी ज़मीन को खरीदें और वो हमें नहीं मिले तो इसका तो हमें भी दुख होगा। फिर हम काहे को, किस लिए हमने पैसे दिए हैं और हमने उसकी रजिस्ट्री किस लिए करवाई है? तो जो बेच के गया है फिर वो किस प्रकार का मालिक था कि वो हमें बेच भी गया और हमारे पास कुछ आया भी नहीं? तो दोस्तों इससे बढ़िया मैसेज नहीं जाता है कस्बे में। और जहाँ तक मेरी समझ है, इस मामले को व्यापारियों को और आपस में बैठकर प्रशासन के साथ मीटिंग करके बैठकर इसका बढ़िया समाधान निकालना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से न्यूज़ अपडेट कार्यक्रम में आज के लिए हम इतना ही कहेंगे, और आगे कल फिर 7 बजे आपसे रूबरू होंगे नए समाचार के साथ और क्षेत्र के नई खबरों के साथ और नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।